हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए हम लोग आज देखते हैं वर्णमाला। जब हम लोग हिंदी सीखना शुरू करते हैं तो यहीं से हम लोग हिंदी सीखते हैं। तो इस वर्णमाला को देखने का मतलब यही है कि हम लोग शुरू से तो इसको पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यह जो वर्णमाला है इसमें बहुत सारे भेद हैं इसके। तो ये जो भेद हैं यह बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई भी कंपटीशन हो जो हिंदी से संबंधित होता है, प्रदेश सरकारों की जो परीक्षाएं होती हैं या स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल और भारत स्तर के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला को हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो इस वर्णमाला में क्या क्या है, जो क से लेके ज्ञ तक हम लोग पढ़ते हैं, अ से लेके अह तक पढ़ते हैं। तो इसमें भी कुछ इसके कुछ नियम शर्तें हैं। इन नियमों को शर्तों को हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो आइए देखते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्ण जो है क से लेके ज्ञ तक, अ से लेके अह तक, इनके क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं, यानी कि हिंदी में जो वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये 52 हैं। इनको हम लोग ध्वनियाँ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं। और यह वर्णमाला जो है यह 2 तरह का होता है, स्वर और व्यंजन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्वर जो स्वर वर्णमाला है वो कौन कौन सा है। तो इसमें अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, यह स्वर की श्रेणी में आते हैं और ये 11 होते हैं। और इसके साथ साथ अंग और अह जो हम लोग पढ़ते हैं तो ये अयोगवाह बोले जाते हैं। अंग और अह को अयोगवाह बोला जाता है। जिसमें अंग जो है अनुस्वार, अ के ऊपर जो बिंदु लगा होता है उसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। और जो अह वर्ण है, अह ये विसर्ग होता है। इन दोनों को हम लोग अयोगवाह बोला जाता है। यह व्याकरणिक दृष्टि से ये जो स्वर को हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं। तो ये स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये मुख्यतः ये स्वर की सिंपल स्वर की श्रेणी में आते हैं। ये साधारण स्वर हैं। और जो अंग है जिसमें ऊपर बूंदी लगा हुआ है, अंग की मात्रा लगी हुई है, यह अनुस्वार बोला जाता है। और जो अ है इसको विसर्ग बोला जाता है। और इन दोनों को अयोगवाह वर्ण बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में हम लोग पढ़ते हैं क से लेके ज्ञ तक हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। इसमें भी इस व्यंजन के भी कई स्तर हैं। व्याकरणिक दृष्टि से इसके जो व्यंजन के जो वर्ग हैं ये क से लेके प वर्ग तक होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि क वर्ग में जो अक्षर आते हैं वो है क, ख, ग, घ, अंग। तो इनको हम लोग क वर्ग बोलते हैं। फिर ऐसे ही च वर्ग जो है च, छ, ज, झ, ञ। और उसके साथ ही ट वर्ग जो है तो इसमें आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। तो ये सारे जो हम लोगों ने देखा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सब मिलके स्पर्श व्यंजन का निर्माण करते हैं, यानी कि इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। व्याकरण की दृष्टि से ये अब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि क से लेके और म तक, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, यानी कि 5-5 की जो ग्रुपिंग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो ये 5-5 की ग्रुपिंग है। तो ये 5 लाइन है, तो ये 5 मिलके ये 25 हो गए। तो इनकी संख्या स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। और इसमें हम लोग देखते हैं जो वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये क वर्ग में फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग होते हैं।
च वर्ग में च, छ, ज, झ और य होते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ होते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न होते हैं। और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद जो वर्ण आता है य, तो य, र, ल और व, इन चार को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये चार जो है ये अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या 4 है। उसके बाद से बड़ा स, खटकोर स और छोटा स और ह, यह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या भी 4 होती है। तो उष्म व्यंजन का मतलब होता है कि इसको बोलने में ऊष्मा निकलती है, ज़्यादा ऊष्मा का प्रवाह होता है, तो ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन जो छ, त्र, ज्ञ और श्र होता है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ये 2 वर्णों को से मिल के बने होते हैं, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं। इसमें 2 और वर्ण मिल के ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनकी संख्या 4 है और ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है ड, ढ। ये जो हैं ये हिंदी के अपने व्यंजन होते हैं, ये 2 होते हैं। मतलब इनको हम अपने उपयोगिता के हिसाब से इनको हम अपने एडजस्ट कर लेते हैं व्याकरण में, तो इनकी संख्या 2 होती है। अब हम लोग नोट्स में देखते हैं कि व्यंजन वर्णों में उच्चारण की सुविधा के लिए अ स्वर मिलाकर लिखा जाता है। इनके शुद्ध रूप जैसे हैं क, ये जो क में नीचे ये हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है क में अ नहीं है, ये क, ख, ग, घ, ग जो होता है, इसमें इस हलंत का मतलब इसमें अ वर्ण लुप्त हो गया है, अ वर्ण नहीं है। तो जब हम लोग इसमें अ वर्ण लगा देंगे तो ये हो जाएगा क बोला जाएगा, पूरा क। लेकिन इसको जब ऐसे लिखा जाता है तो इसको जल्दी में बोलते हैं और इसको बोलते हैं क, ख, ग, घ, ग, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि वर्ण के 2 भेद हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मैंने बताने की कोशिश किया कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, वह स्वर और व्यंजन, जिसको इंग्लिश में स्वर को वावेल्स और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये वर्ण के भेद हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो हम लोग इसको बताएंगे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। देखते हैं स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। यानी कि ऐसे वर्ण या ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतः होता है, इसमें किसी अन्य वर्ण को लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण बोला जाता है। ये 11 होते हैं। इनमें अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ होता है। और हम पीछे बता चुके हैं कि अंग और अह जो होते हैं, ये अंग अनुस्वार होता है और अह विसर्ग होता है, और इन दोनों को अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी संख्या 11 है। यह व्यंजन वर्णों के उच्चारण में भी सहायक होते हैं। ये जो स्वर होते हैं ये 11 होते हैं और इनका जो प्रयोग होता है, ये इसका प्रयोग जो होता है व्यंजन वर्णों के उच्चारण में इनकी सहायता ली जाती है। जैसे क लिखना होता है तो क जो लिखे हैं हम, जो क लिखा जाता है इसमें ये आधा क है और ये क में अ जब मिक्स होता है तो इसको हम क बोलते हैं, नहीं तो आधा क को हम जल्दी से बोलते हैं क। ऐसे ही ख जो होता है, ख, इसमें ख जो होता है वो आधा होता है प्लस उसमें अ को मिलाया जाता है, तब हम उसको ख का उच्चारण करते हैं, ख उच्चारण होता है। नहीं तो यह इसको शार्ट में या जल्दी में बोलना पड़ता है ख। तो यह व्याकरण की दृष्टि से ये जो ख है, इसमें ख, आधा ख और अ मिलके एक ख का निर्माण होता है। अब इस नोट में हम लोग देखते हैं अंग और अह को का यूज कैसे होता है। तो इसको देखते हैं नोट में। पहला है अंग और अह। यह अंग और अह जो है, हिंदी वर्ण में अंग और अह को स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है, लेकिन अंग अनुस्वार है और अह
विसर्ग है, यह स्वर नहीं है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि अंग और अयोगवाह है। दूसरा है जो आ, उसमें चंद्रबिंदु के साथ जो आ लिखा जाता है, इसे अर्धचंद्र कहते हैं। जो ये ऊपर लिखा हुआ है निशान, इसको अर्धचंद्र कहते हैं। इसका उच्चारण स्वर की तरह होता है, लेकिन यह अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है। इसको आगत स्वर ध्वनि भी कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे ऑफिस लिखने के जब हम ऑफिस लिखते हैं उस टाइम इसका प्रयोग करते हैं। ऑफसेट, कॉलेज, नॉलेज, स्पॉट और स्टॉप आदि को लिखने के लिए इस चंद्रबिंदु का या अर्धचंद्र का प्रयोग होता है। तो इस तरह से यह एक अपवाद स्वरूप है। वर्ण किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यानी कि जो हम लोग देख रहे हैं वर्ण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्णमाला में जो वर्ण हैं, तो ये जो वर्ण होते हैं इनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये मूल ध्वनि होते हैं। जैसे इसके उदाहरण यहाँ पे हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ओ, ये सब उसके उदाहरण हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब अब कुछ शब्द या ध्वनियाँ लें और उनमें निहित मूल ध्वनि वर्ण को समझें। जैसे खा लो, तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि यह जो ध्वनियाँ हैं, यह वर्ण और ध्वनियाँ एक दूसरे से मिलके कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपयुक्त वाक्य है, इसमें दो शब्द या ध्वनियाँ हैं। अब इसका खंड जब किया जाता है, जैसे जो खा और लो शब्द है, इसको हम खंड करते हैं, तो इसके जो ध्वनि है या शब्द है वह खा है और लो है। तो इसकी जो मूल ध्वनि या वर्ण जो है वो आधा ख है और धन आ है, यानी दो वर्ण मिलके बने हैं। और लो जो है यह आधा ल और ओ मिलके बना है, यानी इसमें भी दो वर्ण मिलके ये बने हुए हैं, खा लो। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब ख और आ तथा ल धन ओ के और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें वर्ण या मूल ध्वनि कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण के भेद। तो इनके भेद क्या हैं, स्वर वर्ण जो है इसके भेद क्या हैं। तो स्वर वर्ण जो है इसके मुख्यतः दो आधार हैं। दो आधार पे इसमें भेद किया जा सकता है। पहला है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं, तथा दूसरा है जात के आधार पर हम वर्ण को यानी स्वर वर्ण को दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है उच्चारण में लगने वाले समय और दूसरा है जात के आधार पर हम दो वर्णों में बांट सकते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। यानी कि उच्चारण में, यानी इसके भी दो पार्ट होते हैं। यानी उच्चारण में लगने वाले समय के मतलब स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। मतलब पहला उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पे और जात के आधार पे। तो इसमें पहला जो पार्ट है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के जो तीन भेद हैं वो तीन होते हैं। इसमें है पहला ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। यानी कि उच्चारण में जो समय लगता है उस आधार पे अगर हम देखते हैं तो उच्चारण को मतलब स्वर को हम लोग तीन पार्ट में स्वर वर्ण को तीन पार्ट में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसको किसको कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर वो है यानी अ, ई, छोटा ऊ एवं री होता है, ह्रस्व स्वर है। मतलब ये चार जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये एक मात्रिक होते हैं, इसमें मात्राएं नहीं होती हैं तथा इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है। मतलब मात्राओं का नहीं होने का मतलब ये जो चार वर्ण हैं अ, छोटी ई और छोटा ऊ, ऐसा नहीं है कि इसमें जो लगने वाले मात्रा हैं वो व्यंजन में नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें यह स्वतंत्र स्वर है यानी मूल स्वर है। ठीक है, एक मात्रिक है, इसमें एक ही मात्रा लगता है, एक मात्रिक है। तो ये मूल स्वर हैं। और दीर्घ स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर में को बोलने में समय कम लगता है, यानी आधा समय लगता है। अब ख है इसका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ एवं अ, यह दीर्घ स्वर है।
इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। चूँकि इनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरी बात, इनमें 2 सुरों की संधि भी रहती है। तो ये जो दीर्घ स्वर हैं, इसमें 2 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व स्वर में मात्रा सिंगल होती है, यानी एक मात्रिक होता है, एक मात्रा होता है। लेकिन दीर्घ स्वर में यह द्विमात्रिक है, इसमें 2 मात्राएं लगी होती हैं। तो इनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनमें 2 स्वरों की संधि भी रहती है। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आ है, इसमें 2 अ को मिला के ये आ बना हुआ है। उसी तरह से जो बड़ी ई है, ये छोटी ई 2 बार आया है। जो बड़ा ऊ है, उसमें 2 बार छोटा ऊ आया हुआ है। तो यह द्विमात्रिक वर्ण है। ए जो है, ए, इसमें यह अ और छोटी ई के मिक्स होने से बना है। या इसमें अ और ये बड़ी ई के मिक्स होने से, या अ या छोटी ई के, मतलब ये जो ए होता है, ये अ और छोटी ई या अ या बड़ी ई के मिलने से बनता है। ए जो है, ए जो ए की मात्रा है, ये इसमें ये मिक्स होने से, मतलब आबली के ये करके जो दिया हुआ है, तो इनके मिलने से ये इसमें आ जो है, आ और ई के मिलने से भी ए बनता है, और आ में बड़ी ई के मात्रा के मिलने से भी ए बनता है। उसके बाद हम देखते हैं ए जो है, यह अ और ए के मिलने से बनता है, तथा आ और ए के मिलने से बनता है। उसके बाद से अ और ए के मिलने से भी बनता है, और आ और ए के मिलने से भी बनता है। अब देखते हैं ओ जो है वो अ और ऊ से मिल के बनता है, आ और ऊ से मिल के बनता है, अ और बड़ा ऊ के मिलने से बनता है, और आ और बड़ा ऊ के मिलने से बनता है। इसी तरह से अ है, अ भी अ और अ धन अ लिखा हुआ है, इसका मतलब अ और अ के मिलने से बनता है, और आ और अ ये दोनों के मिलने से बनता है, या फिर अ और अ के मिलने से बनता है, या अ आ प्लस अ के मिलने से बनता है। तो इसमें नोट्स में हम देखेंगे, इन्हीं दीर्घ स्वरों में ए, ऐ, ओ तथा अ संयुक्त स्वर है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में लगने वाले समय को इन शब्दों के उच्चारण से समझा जा सकता है। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हम लोग किस तरह से इसमें भेद कर सकते हैं और इसको कैसे बांट सकते हैं। फिर कुछ उदाहरण हम लोग और देखते हैं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। ह्रस्व स्वर में अड, दीर्घ स्वर उसका हो जाता है आड। उसी ह्रस्व स्वर में देखेंगे, ये है बल, ईड़ा, दीन, ये दिन है, उष्म है और सुत है। इसी का दीर्घ स्वर हमने देखते हैं, अड़ का आड़ हो जाएगा, बल का बाल हो जाएगा, ईड़ा का ईड़ा हो जाएगा, दिन का दीन हो जाएगा, उष्म का उष्म हो जाएगा, सुत का सूत हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ण के का जो तीसरा रूप होता है, विभाजित रूप होता है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये ग है प्लुत स्वर, या प्लुत स्वर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये प्लुत स्वर है जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो यानी कि जो प्लुत स्वर है उसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है इसको बोलने में। किसी को देर तक पुकारने या नाटक संवाद में इसका प्रयोग देखा जाता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके लिए 3 अंक लगाया जाता है, जैसे ओ म, ओ अ म, यानी कि जो प्लुत स्वर है यह 3 त्रिमात्रिक स्वर है और इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। और यह किसी को पुकारने के लिए या किसी नाटक संवाद में किसी का संबोधन करने के लिए, संवाद के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ओम, इसके भी जात के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। यानी कि प्लुत स्वर जो होता है इसको हम लोग देख लिए, ये इसको बहुत अच्छे से हम लोग देखे हैं कि इसको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसको प्लुत स्वर कहते हैं। और जिसमें सबसे कम समय लगता है जिस स्वर को बोलने में, उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और जिस स्वर को बोलने में ज़्यादा ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय
लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। आइए देखते हैं जाति के आधार पर जो स्वर के दो भेद होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि यह जाति के आधार पर स्वर के यानी स्वर वर्ण के दो भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है सजातीय स्वर और दूसरा हो जाता है विजातीय स्वर। तो यह सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर में होता है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि जोड़े आपस में सजातीय स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि ये एक ही उच्चारण ढंग से या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। इनमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। यानी कि सजातीय स्वर यह होते हैं कि जैसे अ और आ एक तरह के मतलब एक तरह के स्वर होते हैं। इसमें केवल मात्रा का अंतर होता है, लेकिन यह एक तरह के होते हैं, तो ये सजातीय स्वर होते हैं। और इसका दूसरा पार्ट है विजातीय स्वर ख। तो विजातीय स्वर में जैसे अ और ई, यानी कि यह दो तरह के स्वर इसमें आ गए, अ ई, और छोटी ई, और बड़ी ई, अ और छोटा ऊ, अ और बड़ा ऊ, आ और छोटी ई, आ और बड़ी ई आदि जोड़े आपस में विजातीय, यानी दो तरह के ये स्वर हैं। तो इसलिए यह विजातीय स्वर होते हैं, क्योंकि ये दो उच्चारण या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यह जो विजातीय स्वर हैं, इनके उच्चारण करने का जो उच्चारित ढंग है, इसमें अंतर हो जाता है, इसलिए ये विजातीय स्वर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा आज वर्ण को पढ़ा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो में इसको समझाने का प्रयास किया वर्ण को। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। इसको वीडियो को देखने से कुछ आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल नया है तो मेरे चैनल को सपोर्ट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।